5.1 में 3-4 चीज़ें आई थी। ए एन का फॉर्मूला और ए एन के फॉर्मूला में सब कुछ था, ए एन डी, ठीक है। पहली एक्सरसाइज जो है 5th चैप्टर की, उसमें किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, पीछे वहां पे रोहन, अब तो ठीक है। मैं उसको कह रहा हूं सवाल को, एक्सरसाइज को हो जाएगी ना। पहले के 4th में क्या है? पहले के 4th में किसे किसे दिक्कत आ रही है भाई? क्या दिक्कत आई मुझे बता। क्या दिक्कत आई है? दिक्कत बताएगा तभी तो आगे बढ़ूंगा भैया। हैं? सीधा कंपाउंड जो निकाल दो, सीधा कंपाउंड निकाल दो। कंपाउंड का तो फॉर्मूला पता होगा। मोबाइल चलाता है, मोहल्ले में चलाता होगा कोई ना कोई। मेरे पे आया तुम्हारा मैसेज कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला हो तो वो बता दो। और अगर किसी के पास में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही नहीं था तो सिंपल से निकाल देते सीधा सीधा। 3 बार सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता। बड़ा अजीब इंसान है केशव। पहला जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, कितना है? 10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8%। टाइम इन्होंने 1 दिया है हर साल ना। पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट की मल्टीप्लाई हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से और टाइम लग जाता है 800 रुपये। अगर जनवरी में ये अमाउंट उधार लिया गया तो ये 1 साल बाद कितना हो गया? 1 जनवरी को ही दोबारा कितना हो गया भाई? 10,800 रुपये। ये दोबारा जो बन गया वो कितना बन गया? 10,800 रुपये। पहली जनवरी को ये 10,000 था। अगर ये 2021 की बात है तो अगर 2022 1 जनवरी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 10,800 रुपये। अब इसके ऊपर ब्याज चलना शुरू होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका वही PRT अपॉन 100, 64,864। ठीक है जी। अब की बार जो 23 में 1 जनवरी 2023 में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वो हो गया है 10,800। यहाँ पे था 864 यहाँ पे, तो ये हो गया जी 11,664 रुपये। और आप हर इंस्टेंस पे देखेंगे वो बदलता जा रहा है। फर्स्ट 10,000, दूसरा 10,800, तीसरा 11,664। पहला जो गैप था वो 800 था, दूसरा गैप 864 हो गया जो कि अनइक्वल है और इसी के कारण ये एपी नहीं है। ठीक है, इतना सा सवाल था। एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता तो ये कल ही कहानी ख़त्म। किसी से बोल देता तो कहानी ख़त्म। 5.2 एक्सरसाइज नंबर 5.2 करें। फाइव 5.2 में पहला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and a n
इज द nth टर्म ऑफ द AP। nवें टर्म का मतलब हो गया जो भी वहाँ पे मेंशन है, पहला है, 5वां है, 50वां है, तो वो AN हो जाएगा। कल कुछ बच्चे पढ़े होंगे घर जाके, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे और कुछ पढ़े ही नहीं होंगे। सबसे महान वो हैं जो इतने चीज़ के बाद भी नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे आजकल नहर पे व्यस्त हैं, देखता रहता हूँ मैं लाइव वगैरह वीडियो। वो इतने व्यस्त हैं कि अपनी पूरी लाइफ में फ्री हो जाएंगे। वो A का मतलब 7 है, D का मतलब है 3, N का मतलब है 8 और AN का मतलब है निकालना। ठीक है जी। हमें पता है A + n-1 इंटू D का मतलब होता है AN। ठीक है, AN ही निकालना है, तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। N कितना है भाई? 8, D है हमारा 3, तो 7 प्लस ये कितना हो जाता है रोहन? 7, 7 गुना 3 21, तो 28 आ जाएगा। तो ये तो था बेसिक सवाल, बिल्कुल करवा दिया है। और अब हम करते हैं आपका सवाल माइनस के ले लेते हैं 4th। ठीक है, सवाल नंबर 4। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे भाई बता देना, टोक देना। सवाल है समर -18.9 A दिया हुआ है। ठीक है, हमें D भी दिया हुआ है 2.5, हमें दिया हुआ है N निकालना है और AN है 3.6। जहाँ जहाँ पे जी जिसकी वैल्यू फिट बैठती है वहाँ पे बैठाओ, रख दो। सिंस AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। AN है 3.6। रोहन कृष्णा वहाँ से उठा लिया वैल्यू? लिख तो ली पहले ही, सवाल नहीं कहा है। A देखो ऊपर कहाँ है, कितना रखना चाहिए A की जगह? 18.9 रख दो, गलत हो जाएगा। -18.9 प्लस N की जगह क्या रखें? कृष्णा N की जगह क्या रखें? निकालने तो क्या रखना पड़ेगा? X रख दें, N ही रख दें। N से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? अभिकर्ष -1 की जगह -1, D की जगह क्या रखना है? 2.5। ठीक है जी। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होगी, देखो सबसे सिंपल सी एक चीज़ समझो, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप एक टर्म मानो। ठीक है, जो उससे मल्टीप्लाई में लगा हुआ है वो उसको भी साथ ले लेगी। ये सिर्फ एक टर्म है हमारी। ठीक है, प्लस माइनस के अलावा के बाद में पहले होती है वो दूसरी टर्म है। सिर्फ 2 टर्म है, ये पहली है और ये दूसरी। ठीक है, हाँ ये कह सकते हो कि सर इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, लेकिन अगर इसको पूरे को आप देखोगे तो ये अभी के लिए एक ही टर्म है। सबसे पहले हम इसकी कहानी को खत्म करेंगे। ठीक है, इस चीज को हम इधर लेके आते हैं, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। 9 और 6 होते हैं 15, 8 और 3 11 और 1 12, तो 22.5 आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। और ये n-1 इंटू 2.5 ये मल्टीप्लाई में इधर आके ये कर देगी डिवाइड। ठीक है, n-1 का वैल्यू हम ले लेंगे 25 गुना 9 होते हैं 225। ठीक है जी, 25 गुना 9 कितने होते हैं? 225, यानी 25 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 9। n-1 का वैल्यू हमें चाहिए, सिर्फ n का वैल्यू। -1 इधर आके +1 बन जाएगा। यह है आपका सवाल, बहुत सिंपल। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। पहले सवाल में जिसे दिक्कत है वो बताओ, बाकी बढ़ते हैं आगे फिर। लक्ष्मी ठीक है, एक बच्चा एब्सेंट है, क्या हो गया? फीवर वीवर मत करो भैया, पूरा माहौल बना दिया ना, पूरा बना दिया ना। रात को कर्फ्यू, दिन में रैली।
तो जहाँ पे हम हैं वो गैर जरूरी वस्तुओं में आता है, गैर जरूरी सर्विसेज में, सेवाओं में। जरूरी सेवाएं हैं, बोल दूं तो फिर क्या होगा परीक्षित, फिर उल्टे सीधे कमेंट्स। तो इससे बढ़िया है बात कि चुप रहो। हाँ जी अमरीश जी, बताऊंगा। अब एक बात अभी बताऊंगा जब चले जाएंगे, और मुझे याद दिलवाना, शिक्षा जगत से ही जुड़ी हुई चीज़ है, हमारी शिक्षा से, और हमारा जो डाउनफॉल है वो किस कारण है उससे जुड़ी हुई बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चुभती है लोगों को, चुभेगी। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई इसलिए कहा है क्योंकि कई तुक्केबाज होते हैं हमारी लाइफ में, तुक्केबाज, तो तुक्के से कई का आंसर फिट बैठ जाएगा, तो उनसे कहा है भाई साहब अगर ये लगाया है तो इसको प्रूव करो आप, है वाशु। तो तुक्केबाजी का खेल इन्होंने खत्म कर दिया, अब करना पड़ेगा। तो पहले सवाल और दूसरे सवाल में कोई भी अंतर नहीं है, जो पहला सवाल है वही आपका सवाल दूसरा है, सिर्फ आपको एपी दे दी है। जैसे 30th टर्म आपसे पूछा है, ठीक है, पहला एक एपी देखते हैं। ये आज यूकेजी का डस्टर उठा के लाया है कोई, कौन है वो? परीक्षित यूकेजी का डस्टर है, क्या बोल रहे हो? 9th में था, ये वही अंधेर नगरी वाली बात, 9th वाले बोल देंगे किसी और क्लास में, और ऐसे ऐसे कहानी पता चलेगी ज्वालागढ़ पहुंच गए हम। सवाल नंबर 2 भाई 30th टर्म हमें पता करनी है, यानी मैं सीधा लिखता हूं A30, 30वीं टर्म का मतलब है A30, और हमारी एपी है, एपी हमें दी हुई है कृष्णा 10, 7, 9 या 4 एंड इज। चलो इज को तो लिखना ही नहीं है हमें। रोहन ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू है A2 माइनस A1, यानी A2 7 माइनस 10 बचेगा -3, ठीक है जी। n का वैल्यू कितना है 30, n कितना हो गया 30 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 30वां टर्म हमें बताना है, ठीक है। an क्या होता है? an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पता करना है A30, a की जगह 10 डाल दें, n की जगह 30, d की जगह -3, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, 30 या 90 होते हैं, 29 या 3 कम हो जाएंगे। ये तो आता होगा, ये तो आता होगा, कई तो कैलकुलेट करते हैं ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 30 का तो पहाड़ा हमें सभी को आता है, 30 या 90। अगर 29 का टेबल है तो सीधी सी बात है 3 कम हो जाएगा 90 से, 87 माइनस 77, ठीक है। 28 का होता तो 6 कम कर देते, 27 का होता तो 9 कम कर देते, और कैलकुलेशन बढ़ जाती फिर। ये अपना अपना है, तुम्हारा कुछ और होगा भाई। तुम बड़े लोग हो तो तुम्हारा हो सकता है कि वो आसान हो, हम हैं छोटे लोग तो हम सीधा भाई। तुम में से कई महान लोग हैं जो 16 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं रफ कॉपी में, देखा ही होगा कल, है तुषार? 16 की मल्टीप्लिकेशन 5 से रफ कॉपी की जरूरत है। और अभी तो और भी इसमें कई महान हो सकते हैं कि 5 ऊपर लिख रखा हो 16 नीचे, 2 बार रखे हो, ऐसा हो सकता है, कई हैं। दूसरे सवाल को किसी को करवाने की जरूरत है, करके देखना, ट्राई करने लेना, ट्राई क्या है तो हुआ रखा है। अगले सवाल में हम देखते हैं ब्लैंक्स भरने हमें। पहला सवाल 2, 26, बीच में आपका खाली है भाई, 2 है, ब्लैंक हो गया एंड 26 हो गया। रोहन
अभिकर्ष, इसको हम क्या बोलेंगे? A1 या A2, A3, 26। ठीक है। अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 इससे निकल जाएगा। पर्टिकुलरली A1 की अगर मैं बात करूं तो A1 कुछ ऐसा दिखता है, A ही होता है। अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये सर A1 क्यों लगा रखा है या A क्यों लगाते हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो 1 होता है, 1 से 1 माइनस हो गए, D हो जाता है 0, तो वो बाद में A ही बचता है। तो A1 और A1 में कोई कंफ्यूजन ना रहे, पहली बात। दूसरी चीज, अब हम चलते हैं A2 की तरफ। A2 इज नॉट A2 इज नॉट अवेलेबल, A3 इज अवेलेबल 26। हम A3 पे थोड़ा सा काम करते हैं, ऐसे हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? नो सर, A3 हमें दिया हुआ है, वहां से वैल्यू डाल ली, दिया हुआ है, A का भी वैल्यू है 2, है ना, और फिर 2D, 2 इधर आएगा, 24 हो जाएगा, 2 इधर आके घट जाएगा। ठीक है, फिर रोहन घटा के दिखाते हैं तेरे लिए। अब ठीक है, मुझे लगता है लंबाई कम है, तुषार की ज्यादा है, तो उधर बैठने की जरूरत ही नहीं थी। वटेवर जो भी कुछ है, या तो आगे बैठ यहां। यहां से 24 हमें प्राप्त हो जाता है 2D का मतलब, और 1D अगर हम निकालें तो 12 हो जाएगा। D अगर निकल जाता है तो A भी पता चल जाती है, और क्योंकि यहां पे A भी अवेलेबल है तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो A हमारा 12 या 2, और A2 हो जाएगा A प्लस D। A कितना है? 2, 12, 14। ठीक है। जिस सवाल में पहला टर्म छूटा हुआ हो उसमें इक्वेशंस बनेंगे, वो निश्चित है बनने। अगर पहला टर्म ही नहीं दिया हुआ तो लाजमी है कि वो इक्वेशन के ऊपर आधारित है। तो पहला और आपका 5वां सवाल ये पूरा पूरा इक्वेशन के ऊपर है। दूसरा होगा? अच्छा, मैं पहला बोल रहा हूँ। पहला क्यों बोल रहा हूँ जब कर दिया? दूसरा और 5वां, पहला तो कर ही दिया ना, तो उसको गिना नहीं शायद। तो दूसरा कर लेते हैं, 5वां कर लेते हैं, बल्कि 5वां कर लेते हैं सीधा। दूसरा आप अपने आप करेंगे। तीसरे में मुझे कुछ इतनी बड़ी कहानी दिखती नहीं है, क्योंकि A4 नहीं सीधा निकालोगे। A4 तो दिया हुआ है ना, और A दिया हुआ है। A का वैल्यू A पे आ जाएगा, N का वैल्यू 4 आ जाएगा, D निकल जाएगा सीधा सीधा। आप A2 और A3 आराम से निकाल सकते हैं। 5वां चौथा भी ऐसे ही है। 5वें की बात है, 5वां और दूसरा थोड़ा सा अलग किस्म का है। वो कल वाला डस्टर कहाँ गया जो अच्छे वाला था? वो 9th में है। विशाल, आज बहुत सारा काम करना है भाई स्कूल में, स्कूल का मतलब। ठीक है, ये है 4th का, हम करते हैं 5th। ये 3rd का है, 3rd का 5th। ब्लैंक 38 और 22 तक गए हैं, 3 छोड़ के। ब्लैंक 38, 1, 2 एंड 3 एंड माइनस 22। रोहन, तेरे लिए कर रहा हूं भाई अभिकर्ष, सबके लिए। A का पता नहीं, A2 38। अगर थोड़ा सा ब्रॉडर वे में ले लूं तो A2 होता है A प्लस N-1 इंटू D। ऐसे निकलेगा। N है 2, 2 में से 1 जाके बचता है 1 इंटू D बराबर D। सबसे पहली चीज तो ये। A2 हमें इस तरीके से दिया हुआ है। A3 नोट अवेलेबल, A4 नोट अवेलेबल, A5। आप पैटर्न को समझो। अगर A2 A प्लस D है तो A5 A प्लस 4D हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो 6 कर लो, धमका क्यों रहे हो?
5 मिलेगा। ठीक है, 100 होता है यहाँ तो ये 99 हो जाता, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बस नहीं तो हमने A2 निकाल लिया। पहला इक्वेशन क्या बन गया हमारा, ये वाला, और सेकंड इक्वेशन बन गया ये वाला। ये निकाल के ही दिखाना है, मैंने तो वही कमी कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें A + D 38 के बराबर, मैं चलो लिख लेता हूं तुम्हारे लिए, अदरवाइज ये मौखिक है सवाल। इस टाइम हम जनवरी के महीने में आने वाला है, इनमें मौखिक ही होते हैं। और ये अगर आप देखो तो कोएफिशिएंट इनका सेम है, तो घटा के काम चल रहा है हमारा। जब आप इसे माइनस करेंगे, पहले से दूसरे को माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके निशान चेंज हो जाएंगे। ये समझ में आता है कृष्णा कैसे हुए निशान चेंज? अरे प्लस प्लस माइनस भैया ऐसे होता है। अगर मैं पहले इक्वेशन से A + D बराबर 38 है, माइनस कर दूं किसको, A + 5D = -22। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही तो हुआ है। A से A को ख़त्म कर देते हैं, ये हो जाता है माइनस का 4D, और ये हो जाएगा कितना भाई, 60 किसका, प्लस का। बात समझ में आ गई? और D का मतलब हो जाएगा 60/-4, इसका मतलब -15। जैसे ही D निकला हमारी सारी कहानी सोल्व हो जाएगी। अगर -15D निकल गया, अब देखो A2 हमें दिया हुआ है कितना, 38। ठीक है, A2 होता है A + D। ठीक है, A का वैल्यू पता भी नहीं है, तो A का वैल्यू पता नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और D का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये -15 है तो प्लस हो जाएगा 38 + 15, 53 इज द फर्स्ट टर्म। पहली जो टर्म है वो कितनी है, 53 है। बाकी आप निकाल सकते हो अब आराम से। A3 हो जाएगी A + 2D कह देते हैं, A2 + D, मैं तो ऐसे लिखता हूँ, A + 2D भी लिख देते हैं, तो उसमें मैं तो A2 + D लिख देता हूँ। A2 कितना निकला, 38 है हमारे पास है, और ये है -15। खोलेंगे जब इसे तो -15 हो जाएगा, तो 23। A5, A4 और A5 को आप अपने आप निकालना। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। पक्का? तो मैं उनकी बात बता रहा था, भाई साहब आए थे अभी, भाई साहब ने एडमिशन करवाया है शुरू में ही, हाँ शुरू में ही। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है, ये इसको तो पता होगा, इसके तो पड़ोस में रहते हैं, ये बड़े उच्च पद पे रहे हैं स्कूल में, है ना, लेकिन इन्हें अनफॉर्चुनेटली शिक्षा के वैल्यूज़ का पता नहीं चला। अभिकर से एडमिशन हो गया था एट द बिगिनिंग, और उसके बाद में आ जाए। हाँ आज ठीक है। अब स्थिति यह है कि किसी को टोक दें तो बुरा लगता है ना। तो वो जो पैसों वाली कहानी है ना, पैसे लो और डॉक्यूमेंट दे दो, तो ये करवाते हैं गार्जियंस। स्कूल वाला तो कोई नहीं करता, मैं तो आज भी नहीं करूँगा, लेकिन मना करते ही 50 जगह तो बुराइयाँ होंगी और यहाँ 50 मिनट यहाँ जाएंगे। पिछले 10 दिन से यही तो चल रहा है, पिछले 10 दिन से यही वाली कहानी है। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये जो वर्ड यूज़ किया है कि हम ऐसे ही भेजते हैं 1 साल के लिए, ये तब कामयाब है विशाल जब आप अगले साल नर्सरी में बैठाओ। पैसे दो या ना दो दूसरा मुद्दा है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि इस तरीके से आप फिर इनसे LKG में बैठाओगे तो ये फिर बच्चे के लिए बहुत ही ख़राब बात है। अगर आप तो चलो हमारे साथ में बैठते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर वाली पता है, नर्सरी LKG UKG सबसे इम्पोर्टेंट फेजेस में से हैं हमारी लाइफ के। अगर आज के परिवेश में बात करूं, पहले क्या होता था, पहली में जाते थे सीधा, वो एक दूसरा समय था। आज क्या है, आज पहली का बच्चा 7-8 किताब ढो के फिरता है,
बोर्ड पे से लिखने के लिए उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। और वो वाली तैयारी कहाँ पे होती है? पहले 3 साल में। पहले 3 साल का मतलब पहला साल तो लोगों ने बर्बाद कर रखा है ना। और LKG और UKG में बच्चा कितना आता है आप देख लो, कभी वो कहीं चला गया, कभी 20 दिन के लिए कहीं चला गया। तो मैं इसलिए, और मुझे इन व्यक्ति का इसलिए ज़्यादा दुख है क्योंकि ये हमारे ही क्षेत्र से हैं, हमारे क्षेत्र से प्लस हमारे से उच्च पद पे नियुक्त थे। बहुत सालों तक इन्होंने ये वाली जिम्मेदारी निभाई और आज भाई ये स्थिति है। हम जैसा कम उम्र का व्यक्ति, कम एक्सपीरियंस का व्यक्ति इतना तो जानता है कि अगर किसी के भी साथ हम खिलवाड़ करते हैं और स्पेशली एजुकेशन के साथ, तो वो वाली मतलब रिटर्न तो होने नहीं वाले, ये तो तय है। आप देख लो करके, आप जरा किताब के साथ मजाक करके देख लो। ब्रिलियंट बच्चे होते होंगे, लेकिन सिलेक्शन कितनों के होते हैं देख लो, है ना। इसका मतलब एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम वो क्लिक नहीं कर पाए, हो गए फेल। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो लापरवाही में ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो ऐसे ही निकाल देंगे। तो मुझे इन्हें देख के याद आ गई कहानी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, और अगर सवाल ना करवाने होते तो और थोड़ी सी लंबी चलती। सवाल नंबर 4, कई बच्चों को दुख होता है कि अब कहानी ख़त्म, सवाल पे आ गए। तुषार है, कई है, भाई करने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसे जल्दी से झट से करके फिर वो ले लें, कुछ एग्जाम्पलर वगैरह ले लेंगे, हल्का सा उससे कर लेंगे। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78? देखो ये बहुत बढ़िया सवाल दिया, बदल के दिया। सबसे पहले तो आप इसकी लैंग्वेज को समझ लो, कौन सा टर्म इस AP का 78? कौन सा टर्म इस AP का 78 है? पता है भाई कृष्णा? नहीं पता। और जिसका नहीं पता है उसे मानते हैं X, जिसका नहीं पता उसे मानते हैं X। यहां पे हम X को इग्नोर करके N ही मान लेते हैं। कौन सा टर्म, यानी इसको हम AP को सबसे पहले लिखते हैं। AP है हमारे पास 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 एंड 78। तो मुझे बताएगी ये क्या नाम है विशाखा, ये कितना लिखा हुआ है बेटा हिंदी में? कितना? ये कितना है? मैं लिख के देखता हूं, मैं भूल गया। 1 इकाई होती है, 2 इकाई, 3, 4, 5, 6, 7। देखो ये 6 ऐसे होता था, 79 लिखा है मैंने ना, 8 और 9 ऐसे लिखते थे। लिखनी आती है तुम्हें? ये बहुत गलत है तुम्हारी बात। इन्हें लिखनी सीख लो, इन्हें लिखनी सीख लो भाई। कौन सी टर्म है जो 78 है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने मान ली NV है। मैंने माना कि Nवा टर्म है जो कि 78 पढ़ता है उस पर। A यहाँ पे 3 हो गया, सबको पता है। D हो गया 8 - 3 5 हो गया, और AN का वैल्यू 78 हो गया। ठीक है भाई, AN सबको ही पता है। मैं तो डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, या चलो कर देता हूँ। A का पता नहीं है, A का पता नहीं है तो ऑब्वियस है कि इसमें इक्वेशन बनेगी। तो हम A11 से और A16 से इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी कर सब। A11 अभी बताया, A + 10D, ठीक है भाई साहब। और A16 क्या हो जाएगा वासु? A + और सबको बताया वही करेंगे जो किया है, माइनस कर देंगे। पहले से दूसरे को माइनस करना है। ये खत्म हो गया, -13 में से 8 जाके बचते हैं 5, 6 में से 3 जाके बचते हैं 3, वो भी किसके? माइनस में। माइनस माइनस खत्म हो गए, लिखने की जरूरत नहीं है। D का मतलब है 7, D का वैल्यू 7 आ गया। जब D का वैल्यू 7 आ जाए तो हम आराम से A का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? पहले इक्वेशन में से रख देते हैं। अगर पहले इक्वेशन में हम A + 10, D की जगह रोहन कितना रखना है? 7,
10D इज इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस 7। ठीक है जी, 32 बचता है, वो भी किसका, माइनस का। A का मतलब हो गया माइनस 32। ठीक है, अब जो कहे वो निकाल लो। A21 निकलवा रहे हैं, A31, तो A31 निकाल लो। A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ये लग जाएगा। ठीक है, A है हमारा माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210। ठीक है, घटाएं, 10 में से 2 जाके बचते हैं 8, यहाँ पे 10, 10 में से 3 जाके 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 रह गया। ये है आपका A31, यही होगा। चेक करना है, चेक करना है, यही है। ठीक है, अब 8वें में मैं, हाँ देख ले, कुछ देखना है तो, किसी को कुछ देखना है तो देख लिया करो। ठीक है, अब सवालों से ज़्यादा हमें सवालों के प्रकार पे देखना पड़ेगा। सवालों के प्रकार नहीं, लैंग्वेज के प्रकार। अब अगला भी सेम सवाल है लेकिन भाषा को बदला गया है। एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, यहीं तक पढ़ते हैं। कंसिस्ट्स ऑफ का मतलब एक तरीके से बना होना है ना। हाँ, तो एक जो एपी है वो कितने एपी से बनी, मिलकर बनी है 50 से, इसका मतलब n 50 दे दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे दिया भाई रोहन, 50। ठीक है, अब अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ आती तो ये सबसे पहला फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट, अगर ये वाली चीज कभी अब रिपीट हो तो कम से कम ये तो गलत ना हो, कंसिस्ट वाली चीज अब गलत ना हो। एक एपी 50 टर्म से बनी हुई है जिसका थर्ड टर्म A12 है। भाई थर्ड टर्म है तो A प्लस 2D हो गया 12, और कहा है एंड द लास्ट टर्म इज 106। अरे यार लास्ट टर्म तो A50। ये में किस किस को दिक्कत है? सबसे पहली चीज तो कहा है कि 50 टर्म से मिलकर बना है राजू, 50 से मिलकर बना। 50 का मतलब हो गया पहला पहले नंबर पे होगा, 50 वो 50वें नंबर पे होगा। और कहा है कि सबसे लास्ट टर्म कितना 106, सबसे लास्ट पे क्या पड़ेगा 50 पड़ेगा, तो 50वां टर्म उसका 106 है और 50वें टर्म को हम लिखते हैं A प्लस 49D। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो ही। विशाल ठीक है, चले घटा के हो जाएगा काम या नहीं होगा? हो जाएगा, खत्म हो गया। यहां से हमारे पास बचेगा 47 माइनस का, और यहां से बचेगा शायद 98, कितना 94, 6 में से 2 जाके 4 बचते हैं 94, माइनस का 94। देखो माइनस इधर भी माइनस उधर भी, लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। डी का मतलब 47 दूनी 94, डी का मतलब आ गया 2। ठीक है जी, इसमें यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी देख लो। कंसिस्ट ऑफ का मतलब वही उसने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए। अगर डी का मतलब 2 है तो हम यहाँ पे रख दें 2 दूनी 4। ए का मतलब 12 माइनस 4 8। ए का मतलब कितना आ गया 8 आ गया। क्या पूछा है 29th टर्म यानी A प्लस 28 डी है ना, A29 हो जाएगा A प्लस 28 डी। ए कितना है 8, 28 इंटू 2 56 होता है क्या, 64 हो गया। चेक करो, यही है। चलो हल्का ही था, हल्के ही है सवाल। आगे चले, सवाल है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आप समझ रहे हो, पहले नंबर पे आपको दिया हुआ है A2, दूसरे नंबर पे दिया हुआ है A8 A9, बल्कि A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A9 दिया हुआ है, और फिर पूछा है
क्या पहले तो एपी का पता करना पड़ेगा। ये सवाल 2 सवालों से मिलकर बना। इसका दूसरा पार्ट है चौथा, जो सवाल नंबर 4 दिया हुआ है वो इसका पार्ट है। उसमें पूछा है कि कौन सा टर्म 78 है, इसमें पूछा है कौन सा टर्म 0 है। बट आपको एक ही चीज करनी है कि पहले एपी तो पता करें कौन सी है। सवाल नंबर 4 में उन्होंने एपी दी हुई है, यहां पे एपी निकालनी है। एपी निकालने के बाद में ये सेम सवाल बनेगा जैसे सवाल नंबर 4 है। ठीक है, करें। देखो जी, A3 यानी A प्लस 2D कितना दिया है, और A प्लस 8D यानी A9 कितना दिया है, माइनस। देखना समझ, ठीक है क्या, ठीक है, खत्म हो गया। माइनस D का मतलब माइनस, ठीक है। D अगर -2 है तो यहां पे रख देंगे A प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, A माइनस 4, A बराबर 8। ठीक है, अगर पहला टर्म 8 है, दूसरा टर्म हो जाएगा A प्लस D। जब इसमें प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0। पांचवा टर्म इसका 0 है। लेकिन ये किससे करना है, हमने मान लिया ये एपी है। एपी है, पता चल गया एपी कैसे बने। डी आ गया और ए आ गया, और हमारे पास में ये एपी के कुछ भी आ गए। सपोज करो हमने मान लिया कि जो 0 टर्म है ना वो क्या है, nth है, यानी an को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, तो a प्लस n-1 इंटू बी। an को क्या माना, 0। a कितना है, 8 प्लस n-1। d कितना है, माइनस, बल्कि 0 क्या है, ये 8 इधर जाएगा, -8। ये 2 नीचे कट गया, 4 आ गया। तो 4 जो वैल्यू आ गया किसका आ गया, n-1 का। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, बड़ा छोटा सा सवाल है, यहीं से पता चल रहा था कि 5वां है। छोटा सा है या ज़्यादा बड़ा है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात यह है कि ऐसा सवाल कर सकते हो या नहीं। तो इसमें दिया हुआ था A3 और A9, तो हमें सबसे पहले पता करना था AP क्या है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सा टर्म्स है। ठीक है, The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। सबसे पहले इसको ना, जो वो बच्चे हैं जो थोड़ी सी कमजोरी महसूस करते हैं अपनी स्टडी में, वो पहले सवाल का कुछ पार्ट लिख लेंगे। देखो ऐसे, सबसे पहले तो अपने माइंड में बना लो कि 70th टर्म एक्सीड्स द 10th। सबसे पहले 2 चीजें हैं हमारे पास में, एक्सीड का ज़्यादा होना, कौन सी ज़्यादा है, A17। सबसे पहले तो सवाल में ये दिया है कि A17 है ना, वो A10 से ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, जितनी भी ज़्यादा है। तो सवाल ने कहा है ये कितनी ज़्यादा है। ये बात समझ में आई है तो बताओ, नहीं आई तो समझाए। 17वीं टर्म 10वीं से 7 ज़्यादा है, यानी अगर 17वीं से 10वीं को घटा दें तो वैल्यू 7 आनी चाहिए। दूसरा तरीका ये हो सकता था जो मैंने पहले बताया कि 17 और 10 को बराबर रखो, या तो 7 उसमें से घटाओ या 7 इसमें जोड़ो। A17 को हम लिखते हैं A प्लस 16D। ठीक है, माइनस A10 को लिखते हैं A प्लस
इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, ये खत्म हो गया। 16d 9d यानी 7d का मतलब 7d का मतलब 1। ठीक है, d कितना आ गया? 1 आ गया। क्या पूछा क्या है? कॉमन डिफरेंस d। बस d ही पूछा था, d आ गया। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 भी बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन पढ़ते हैं कैसे बेसिक है और कैसे ये थोड़ा सा अलग दर्शाता है अपने आप को। विच टर्म ऑफ द एपी, 11वें और चौथे में जरा थोड़ा सा ना अंतर निकालने की कोशिश करो। फोर्थ सवाल डायरेक्ट है, इसमें आपको घुमा फिरा के पूछा है। कौन सी टर्म इस एपी की 132 ज्यादा होगी 54वीं टर्म से? तो भैया सबसे पहले तो हमें 54वीं टर्म पता होनी चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। सपोज करो एक सवाल दिया हुआ है आपको, ये यहाँ पे दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे दे दिया 54वीं टर्म, और आपसे पूछा है कि वो टर्म का नंबर बताओ वहाँ पे जो इससे 132 ज़्यादा हो। तो भाई साहब किस में 132 जोड़े? तो सबसे पहले तो 54वीं टर्म का मसला है, तो सबसे पहले निकालनी है 54वीं और उसके बाद में सवाल शुरू होगा। तो पहले एपी लिखते हैं। एपी क्या है?